नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस का गुजराती नाम रख दिया। WHO के महानिदेशक इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने गांधीनगर में आयुष निवेश और इनोवेशन सम्मेलन में नया नाम दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। जब भी मिलते थे तो एक बात अवश्य कहते थे कि बचपन से भारत के शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया है। मेरे जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर भारत के टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। मुझे भारत से जुड़ने पर बहुत गर्व है। मोदी ने कहा कि आज सुबह से जब वे मुझे मिले तो कहा कि देखो अब मैं पक्का गुजराती हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी गुजराती रख दो। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज महात्मा गांधी की पवित्र भूमि पर मेरे परम मित्र को गुजराती होने के नाते तुलसी भाई नाम देता हूँ। इसके बाद वहां मौजूद लोग और खुद टेड्रोस भी हंसने लगे और लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि तुलसी वो पौधा है जिसकी पूजा करने की पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा रही है। तुलसी वो पौधा है जो भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आज अपने मित्र को तुलसी भाई बुलाने में उनको आनंद का अनुभव हो रहा है। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे श्रीलंका के लिए भारत ने फिर मदद का हाथ बढ़ाया है। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने बुधवार को कहा कि भारत ईंधन खरीदने के लिए श्रीलंका को अतिरिक्त $50 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। श्रीलंका के विदेश मंत्री GL पेरिस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा सहायता हमारे पास आने में लगभग 6 महीने लगेंगे और ये किश्तों में आएगी। उन्होंने कहा कि इसके बीच के दौरान हमें अपने लोगों को ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति के लिए धन खोजने की ज़रूरत है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार की कड़ी निंदा की। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि ये संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस है। ये सरकार की ओर से गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय बीजेपी को अपने दिलों में नफरत पर बुलडोजर चलाना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली में चले बुलडोजर के बाद बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बुलडोजर को अपनी गैर कानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बना लिया है। मुसलमान व अन्य अल्पसंख्यक, पिछड़े व दलित इनके निशाने पर हैं। अब तो इनके उन्माद का शिकार हिंदू भी हो रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा दरअसल संविधान पर ही बुलडोजर चला रही है। भाजपा बुलडोजर को ही अपना प्रतीक चिन्ह बना ले। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। समाचार एजेंसी NI के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो बीजेपी के मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पर बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। इसके साथ ही चड्ढा ने कहा कि बीजेपी ने जगह जगह पूरे देश में सबसे ज़्यादा तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया है। इसलिए बसाया है क्योंकि भाजपा ने इनका इस्तेमाल करके दंगा कराने हैं। CPI-ML की नेता कविता कृष्णन ने आप नेता राघव चड्ढा के बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर दिए गए बयान के बाद आम आदमी पार्टी को घेरा है। कविता कृष्णन ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि वो बीजेपी की तरह बांग्लादेशी और रोहिंग्या का इस्तेमाल कर रही है। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद चड्ढा ने आरोप लगाया कि पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पूरे देश में सबसे ज़्यादा तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाया है। इसलिए बसाया है भाजपा ने कि उनका इस्तेमाल करके दंगे कराए जाएं। इसको लेकर कविता कृष्ण ने ट्वीट कर कहा कि शर्म तो इन्हें आती नहीं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को दिल्ली पर और पूरे भारत में बसाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी भी बंगाली भाषी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या का इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाके में NDMC की ओर से चलाई जा रहे अवैध निर्माण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अभी यथास्थिति बहाल रखी जाए। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि इस मामले पर सुनवाई कल यानी गुरुवार को होगी। बता दें, पिछले दिनों हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में अभी तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने यहां अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी। योगी अपने सारे चुनावी वादों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। हालांकि तमाम फैसले हिंदू तुष्टीकरण के मद्देनजर हैं। इसे 2024 के आम चुनाव की तैयारी का हिस्सा भी बताया जा रहा है। योगी ने बुधवार को पुरोहित कल्याण बोर्ड के संबंध में कहा कि इसके जरिए बुजुर्ग साधुओं का ध्यान रखा जाएगा। योगी का बुधवार को लिया गया फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भी रहे। योगी ने यूपी चुनाव 2022 का प्रचार करते हुए रायबरेली में सबसे पहले ऐसे बोर्ड के गठन का वादा किया था। रायबरेली में चुनावी सभा फरवरी में हुई थी। उसमें योगी ने वादा किया कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो पुरोहितों, साधुओं के कल्याण और संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति के लिए राज्य में पुरोहित कल्याण बोर्ड शुरू किया जाएगा। पंजाब पुलिस बुधवार को कांग्रेस नेता अलका लांबा के दिल्ली स्थित घर पर भी पहुंच गई। अलका लांबा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।
पंजाब पुलिस बुधवार सुबह ही कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास के घर पर भी पहुंची थी। कुमार विश्वास की तरह ही अलका लांबा भी आम आदमी पार्टी में रह चुकी हैं और चांदनी चौक सीट से पार्टी के टिकट पर उन्होंने विधायक का चुनाव भी जीता था। अलका लांबा ने कहा है कि पंजाब पुलिस उनके घर की दीवार पर नोटिस चिपका कर गई है और भगवंत मान सरकार की ओर से धमकी देकर गई है कि अगर 26 अप्रैल को वो थाने में पेश नहीं हुई तो अंजाम बुरा होगा। पंजाब पुलिस के नोटिस में अलका लांबा से रूपनगर के सदर पुलिस थाने में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। उनसे जांच के लिए भी जरूरी दस्तावेज दिखाने के लिए भी कहा गया है। ये भी कहा गया है कि उन्हें पंजाब पुलिस की SIT के सामने पेश होना होगा और अगर वो पेश नहीं हुई तो उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक हालात के साथ ही राष्ट्रीय राजनीति पर भी चर्चा की है। इस दौरान पार्टी के कई आला नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि सोनिया गांधी ने बीते दिनों चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से कई बार मुलाकात की है। सोनिया गांधी इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के कई आला नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी साल 2022 के अंत में होने वाले और 2023 के चुनावी राज्यों को लेकर रणनीति बना रही हैं और इसके साथ ही वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी पार्टी को तैयार कर रही हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ PK के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाओं के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहम बयान दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि प्रशांत किशोर देश के अंदर ब्रांड बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ थे, उसके बाद वो नीतीश कुमार के साथ होते हुए कांग्रेस के भी साथ रहे और कई अन्य नेताओं के साथ भी उन्होंने काम किया। गहलोत ने कहा कि प्रशांत किशोर का अनुभव विपक्ष को एकजुट करने में काम आ सकता है। उन्होंने रामनवमी के दौरान कई राज्यों में हुई हिंसा की ओर इशारा करते हुए भी कहा कि जिस तरह की राजनीति हो रही है वो बेहद खतरनाक है और लोगों को इसे लेकर सतर्क रहना चाहिए। मुंबई पुलिस ने बुधवार को कहा है कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत और NCP के नेता एकनाथ खड़से के फोन टैप हुए थे। न्यूज़ एजेंसी NI के मुताबिक इन नेताओं को एंटी सोशल एलिमेंट्स यानी कि असामाजिक तत्व मानते हुए उनके फ़ोन टैप कराए गए थे। पुलिस ने कहा है कि गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने फ़ोन कॉल को इंटरसेप्ट करने की अनुमति दी थी और राज्य के खुफिया विभाग ने इनके साथ ही कई और नामों को असामाजिक तत्वों की सूची में डाल दिया था। NI के मुताबिक मुंबई पुलिस ने कहा कि एकनाथ खड़से का फ़ोन 67 दिन के लिए टैप हुआ, जबकि संजय राउत के फ़ोन को 60 दिन के लिए टैप किया गया। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि खुफिया विभाग की पूर्व आयुक्त रश्मि शुक्ला ने उन्हें असामाजिक तत्व मानते हुए उनकी निजता का उल्लंघन किया है। फ़ोन टैपिंग के मामले में महाराष्ट्र में बता दें कि पहले भी काफ़ी बवाल हो चुका है। IPL में पंजाब किंग्स के खिलाफ बुधवार के मैच से पहले दिल्ली कैपिटल्स का एक और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना संक्रमित पाए गए खिलाड़ी का नाम टिम सीफर्ट है। इससे पहले एक अन्य खिलाड़ी मिशेल मार्श भी कोरोना संक्रमित पाए गए। इनके अलावा टीम के 4 अन्य स्टाफ भी हाल ही में संक्रमित पाए गए थे। अब टिम सीफर्ट के पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच संकट में फंस गया। ये मैच पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन इसे तब मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया, जब ऑलराउंडर मिशेल मार्श सहित दिल्ली कैपिटल्स कैंप के 5 सदस्य पॉजिटिव पाए गए थे। मार्च को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।